हम इस समय बैठे हैं अयोध्या मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर उत्कर्ष द्विवेदी सिविल सर्विसेज में, जो आईएएस में आपने 5वां स्थान प्राप्त किया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर चलाया था और बड़ी मुश्किल से आप पकड़ में मिले हैं। कल आपको जाना है, दिल्ली जाना सर? लखनऊ जाना है। बहुत मुश्किल से आप पकड़ में, आप इनकी माता जी हैं, आप नाना जी हैं। तो मैं आप इनसे बात करूंगा बहुत, आपके पास भी समय बहुत कम है, मैं बात करना चाहूँगा। सर ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही? देखिए, सिविल सर्विस की जर्नी तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक रही। बहुत संघर्ष भी इतना नहीं हुआ क्योंकि 3 अटेम्प्ट में हो गया। लेकिन बहुत आसान भी नहीं थी क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंचा और बहुत ही कम अंकों से मेरा रह गया था। तो फिर इतने पास पहुंच के जब नहीं होता है तो कई बार बहुत कष्ट होता है। तो थोड़ा बहुत बाधाएं आई और क्योंकि जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो था वो पॉलिटिकल साइंस था और ग्रेजुएशन मैकेनिकल में किया है, तो वो पूरा नया सब्जेक्ट था, तो उसको पढ़ने में भी थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे रुचि थी उसमें तो उसको भी पढ़ने लगे। तो ओवरऑल ठीक ठाक रही जर्नी। ये बताइए, आपने हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया था? मैंने दोनों मध्य प्रदेश से ही किया हुआ है। हाई स्कूल देवास में एक स्कूल है, सेंट्रल मालवा अकेडमी, वहाँ से किया है। और उसके बाद 12th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर है, वहाँ से किया हुआ है। सब्जेक्ट थोड़ा आपका उल्टा पुल्टा लग रहा है। सब्जेक्ट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ये समझ में कुछ कम आ रहा है। आप इसके बारे में ज़रा खुलासा कीजिए। देखिए, इसके बारे में तो उसका कारण ये है कि पहले इंजीनियरिंग तो ली थी मैंने। जी। क्योंकि अब जैसे 10th में अच्छे परसेंट आ गए, तो फिर जनरली यही होता है कि अच्छे परसेंट आ जाते हैं तो PCM दिला दिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिला दिया जाता है बच्चों को। तो ये मुझे भी दिला दिया गया। फिर बोल दिया कि आप तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो। फिर वो करने लगे। फिर वहाँ पे VIT वेल्लोर में एडमिशन मिला मुझे मैकेनिकल में, तो मैंने ले लिया। अब देखिए, सिविल सर्विस तो पहले से ही करना था और ये मुझे पता था कि ये ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है ही सिविल सर्विस में बैठने से पहले। तो मैंने वही सोचा कि ठीक है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है, अगर UPSC किसी कारणवश नहीं भी होता तो बीटेक के बाद कोई नौकरी तो कम से कम मिल जाती। तो वो किया, लेकिन फिर जब कर रहे थे तो फिर उसमें ऐसा लगा कि इतनी रुचि नहीं डेवलप हो पा रही है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में। और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे तो जो है जो देश में जो चीज़ चल रही है उस पर काफ़ी रुचि आती थी। तो हमने पॉलिटिकल साइंस और जो है इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस देखा, उसके क्वेश्चंस देखे, तो हमको लगा ये हमारी रुचि के साथ जो है थोड़ा सा मैच करता है, तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप एक उदाहरण है, जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि साइंस में मतलब उनको अब सफलता नहीं मिली तो बड़ा हताश हो जाते हैं, क्योंकि GS एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि बहुत टफ होता है। आप GS कैसे आपने कवर किया, ये बताइए। देखिए, ये बात सही है क्योंकि GS का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो उसको कवर तो देखिए, जैसे आपने मान लीजिए मैंने कोचिंग की थी 1 साल दिल्ली में, तो कुछ टॉपिक्स मान लीजिए वहाँ मैंने पढ़ लिए। अब जो टॉपिक्स बच जाते हैं उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप UPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं पिछले 5-6 साल के, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। और उसमें जो टॉपिक्स आपके पास आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक आपके पास मान लीजिए नोट या मटेरियल नहीं है, तो उसको आप आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इंटरनेट पे उसको पढ़ लीजिए। और बाकी टॉपिक्स कवर करने के लिए मैं सबसे अच्छा बोलूँगा जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं कई सारी कोचिंग्स की, तो मेंस के पहले आप उन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाइए। तो जो टॉपिक किताब से छूट गया है या जो आपने पढ़ा नहीं है या UPSC से भी फ़िलहाल छूट गया है, वो कई बार टेस्ट सीरीज़ में मिल जाता है आपको। तो ये तीनों जब आप करते हैं तो आपका लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। नहीं, ये बताइए कि इसके अलावा भी कोई रुचि है आपकी? मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब अगर हम कहेंगे तो UPSC में भी किताबें पढ़नी होती हैं। और कहीं ना कहीं वही एक रीज़न था कि पढ़ाई में मन एक लगा रहता था, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। और थोड़ा बहुत मेरा ब्लॉग भी है, तो मैं किताबों के बारे में लिखता भी हूँ उस ब्लॉग पे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं किताब पढ़ के। और मेरे कई सारे दोस्त हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो मैं इसलिए उसको लिखता हूँ ताकि उस चीज़ को वो पढ़ें और उनके अंदर भी ये किताब पढ़ने की रुचि डेवलप हो। ये बताएं, साक्षात्कार के समय एक आध क्वेश्चन ज़रूर ऐसा होगा जिसने आपको असहज किया होगा, मतलब जिसमें आपको लगा होगा कि आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है उसका जवाब देना। आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो साक्षात्कार होता है, मैंने क्योंकि 3 अटेम्प्ट में साक्षात्कार दिया है। अच्छा। तो कई सारे क्वेश्चंस रहे हैं और वो जनरली आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड ही होते हैं या जो देश दुनिया में हो रहा है उससे रिलेटेड ही होते हैं। तो एक बार मुझसे पहले अटेम्प्ट में किसी मेंबर ने पूछा था कि उत्कर्ष इज डोनाल्ड ट्रंप अ डेमोक्रेट और एन ऑटोक्रेट। जी। अब ये बड़ा कठिन क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने उस पर रिप्लाई किया, सर आई थिंक ही इज़ अ रिपब्लिकन। तो उस पर सब हंसने लगे। जी।
तो ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सवाल था। ये बताएं, सोशल मीडिया इस समय प्रभावी है, मतलब जिसके पास गरीब कुछ बच्चे हैं, जिसके पास यूट्यूब इंटरनेट नहीं है, गांव के बच्चे हैं, आपको क्या लगता है इससे कुछ कंपटीशन टफ हो गया है? देखिए, सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है। जी। और आज के समय बहुत सारे हमारे जो युवा हैं वो बहुत सारा समय फालतू में ख़राब कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जी। तो कहीं ना कहीं जिनके पास वो सोशल मीडिया नहीं है तो उनके पास वो फ़ायदा कि उस समय वो पढ़ ले रहे हैं। हाँ। लेकिन जो दूसरी आपने बात की कंपटीशन की, तो कहीं ना कहीं अगर जिन लोगों के पास यूट्यूब या उसकी सुविधा नहीं है, देखिए अब तो सरकार वैसे भी डिजिटल इंडिया मिशन के उस पर चल रहा है, और जो हमारे इंटरनेट के रेट्स हैं वो पूरी दुनिया में सबसे कम है। तो एक डिजिटल रेवोल्यूशन तो है ही देश में, लेकिन उसमें थोड़ा भी और समय लगेगा, क्योंकि कितने लोग हैं वो आज के टाइम में स्मार्टफोन खरीद नहीं सकते हैं। स्मार्टफोन खरीद सकते हैं तो इंटरनेट का रिचार्ज नहीं करा सकते, या घर में एक ही स्मार्टफोन है तो कौन पढ़ेगा, लड़का पढ़ेगा कि लड़की पढ़ेगी, बड़ा भाई पढ़ेगा कि छोटा भाई पढ़ेगा। तो ये सब भी बड़ी बाधाएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में उससे दिक्कत ये हो जाती है, क्योंकि आज के समय इतना डायनामिक हो गया यूपीएससी का सिलेबस, तो करंट में जो चीज़ें होती हैं वो आपको यूट्यूब पे या कहीं मिल जाती हैं, उनका एक्सप्लेनेशन या कुछ। तो जिनके पास वो रिसोर्स नहीं होता है तो कई बार वो उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। तो ये दो-धारी तलवार की तरीके से है। कहीं कहीं आप मानते हैं गरीबी भी एक कारण है आज के समय में यहाँ तक न पहुँच पाने के लिए? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जैसे कोई आर्थिक समस्या नहीं थी घर में। जी। जिस वजह से मैं समझ लीजिए कोचिंग जा पाया। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कोचिंग करने से ही एग्ज़ाम निकलता है, कई सारे लोग हैं जो बिना कोचिंग के निकालते हैं, लेकिन मैंने किया है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किया कोचिंग। तो लेकिन ये चीज़ है कि कई लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ जो दिल्ली में रहते हैं। कोई एक इंसान है, उन्होंने प्री निकाला था लेकिन उनके पास मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे, तो उस साल उनका मेंस नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं गरीबी या आर्थिक जो समस्या होती है वो कई बार लोगों को उनके सपने अचीव करने से या उनके पोटेंशियल को अचीव करने से रोकती तो है ही। लेकिन इसके लिए भी अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से कई सारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें पर्टिकुलरली यूपी में भी है, तो सिविल सर्विस की फ्री कोचिंग दी जाती है उसमें। तो ये मुझे लगता है, और कई सारे स्टेट इस चीज़ को कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी शायद फ्री टैबलेट वगैरह दिया जाता है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ये मुझे लगता है देश के हर स्टेट में ये चीज़ होनी चाहिए। एक चीज़ ये बता दें कि पद बहुत सीमित हैं, और धीरे धीरे सिविल, मैं तो देख रहा हूँ सिविल और कुछ जैसे डिफेंस हो गई, आपकी पुलिस हो गई, इसमें तो पद हैं, लेकिन धीरे धीरे पद सरकारी नौकरियों में ख़त्म होते जा रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप चल रहे हैं, ज़्यादातर पद सीमित हैं। जो लोग सिविल की तमन्ना लिए, बहुत से बच्चे हैं जो बहुत तैयारी करते हैं, नहीं हो पाते हैं, उनके लिए आप क्या राय देंगे? देखिए उनके लिए मैं यही राय दूंगा कि आज के समय देखिए जो आप पद भी कह रहे हैं कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी सरकार की भी नीतियां हैं प्राइवेटाइजेशन की, या जो है मोनेटाइजेशन किए जा रहे हैं सरकारी एसेट्स के। तो क्योंकि वो एक एफिशिएंसी आ जाती है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से, तो उस वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में है, पर्टिकुलरली 1991 के आर्थिक जो है क्रांति के बाद, तो वो काफ़ी बढ़ गए हैं। और काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं सिविल सर्विसेज में, तो खाली मैं आया हूँ नहीं, लेकिन मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं वीआईटी से, सब प्राइवेट सेक्टर में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया वो तनख्वाह उनकी है, और बहुत अच्छा अभी से वो घर बनवा रहे हैं, गाड़ी ले लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सरकार में आने का पहले जो एक ही तरीका था वो था कि आपको एग्ज़ाम निकालिए, बट अब सरकार लैटरल एंट्री से भी आ रही है कि जिन लोगों के पास 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो अपना अनुभव लेके सरकारी सेक्टर में आए, और सरकारी सेक्टर में भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं प्राइवेट सेक्टर की उनको लेके आएँ। तो मुझे लगता है कि जिनका सिविल सेवा में नहीं भी हो पाता है, आप इस चीज़ को समझिए कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप कुछ साल बाद अगर आपका मान लीजिए मन नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं वो एक इच्छा रह गई है, तो आप लैटरल एंट्री के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए हर आदमी एक विकल्प तलाश के चलता। मान लीजिए आपका सिविल में ना होता, तब आप क्या करते? देखिए मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था मैं क्या करता। मैंने और कुछ सोचा ही नहीं था। शायद यही कारण है कि जो है हो गया, लेकिन मैं ये सबको सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए बात ये है कि मेरा एक दोस्त है, तो उसने इस बार इंटरव्यू दिया, उसका दूसरा इंटरव्यू था, तीसरा अटेम्प्ट था, उसका नहीं हुआ। लेकिन वो ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन अ PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो यूनिट में काम कर रहे हैं अंडरटेकिंग में, शिमला में। तो वो बहुत इस समय रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक जो है सरकारी नौकरी, एक अच्छी नौकरी है, PSU में हम एक काम कर ही रहे हैं। तो नहीं भी हुआ है तो बहुत मानसिक जो है संतुलन हमारा बिगड़ा नहीं है। तो कई बार बैकअप होने से ये फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में वो तनाव नहीं हो पाता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो यार रोड पे ही आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपको प्रेरणा स्रोत कौन रहा? कहाँ से मोटिवेशन मिला? देखिए फैमिली बहुत उत्तरदायी होती है,
तो आपको प्रेरणा स्रोत कहाँ से आपका रहा, इसको बारे में डिफाइन कर दे थोड़ा। देखिए, प्रेरणा स्रोत तो यही है कि हमारे नाना हैं और नानी तो अब हमारी नहीं रही, तो नाना नानी दोनों हमारे गवर्नमेंट सर्विस में ही थे यूपी में। तो यही लोग हमेशा कहते थे, बिकॉज डीएम का इंस्पेक्शन वगैरह होता रहता था बीच बीच में, तो फिर ये लोग कहते थे कि बेटा मतलब एक दिन तुम जो है तुम्हें डीएम बनना है, आईएएस बनना है। तो तब तो खैर इतनी कम उम्र में पता भी नहीं था क्या होता है आईएएस, लेकिन फिर बाद में जब पता लगा कि आईएएस क्या होता है तो फिर लगा कि यार मतलब ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप देश के इतने काम आ सकते हैं, कितने सारे लोगों की आप जीवन को बदल सकते हैं उसको, तो और बहुत अच्छा करियर है, एक समाज में इज्जत है। तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छा करियर नहीं हो सकता है लेने के लिए। एक मैसेज दीजिए, यानी जो प्रतियोगी छात्र हैं, यहाँ तक कि कोचिंग से वो सलाह लेते हैं और लोगों से सलाह लेते हैं, तो उनको वो कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, कुछ व्यवसायिक दृष्टिकोण से सलाह देते हैं जितने कोचिंग वाले, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, अपनी तरफ से बताएं। देखिए, मेरी तरफ से तो एक ही सलाह है जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि जैसे कोई भी आप सरकारी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो स्थिति ये है कि सीट्स बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ऐसा होता है तो कई बार आपका नहीं होगा सिलेक्शन, और इसमें इसका रीज़न ये नहीं होता है कि आपके अंदर वो प्रतिभा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। तो जब नहीं होता है तो आपको अपने ऊपर भरोसा खोना नहीं चाहिए। तो जैसे मेरा भी 2 बार नहीं हुआ इस एग्ज़ाम में और बहुत नज़दीक पहुँच के नहीं हुआ, तो उस समय हिम्मत नहीं हारी और अपने ऊपर विश्वास रखा, भगवान के ऊपर विश्वास रखा। तो मैं उन सब से यही कहूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। धन्यवाद। अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए माता जी बैठी हैं, आप इनसे भी बात करूँगा। देखिए, आज पेरेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अभिभावकत्व जिसको कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं हम, पेरेंटिंग का बहुत योगदान। किस तरह से पेरेंटिंग आपने किया कि आज का आपका बच्चा इस मुकाम पे? एक्चुअली हमारा बच्चा आजकल क्या है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं किया और वो ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। 10th तक 12th तक हमने अपने बच्चे को टैकल किया है, हमने पढ़ाया हुआ है। बच्चा हमारा देख रहे हैं बहुत शांत है और पहले से ही ये बहुत अच्छा स्कूलिंग टाइम में बहुत अच्छा स्कोरिंग करता था। जीके इसका बहुत बेस्ट था, जितना मेरे से हो सकता जो एट माँ एक कर सकती है वो सब कुछ मैंने किया है। अच्छा, धन्यवाद। एक नाना जी के नाम आपने कई बार लिया, ननिहाल पक्ष से मैं देख रहा हूँ काफ़ी आपका सेंटीमेंट जुड़ा है, और एक कहा जाता है हमारी तरफ, बुरा मत आनिएगा, कि बच्चा ननिहाल में बिगड़ जाता है। देखिए, जीता जागता उदाहरण, ननिहाल में बच्चा बिगड़ जाता है, लेकिन एक मैं उदाहरण देख रहा हूँ कि आप नाना जी का मोटिवेशन आपके साथ में कर रहा था। आप बताइए, आप इनके नाना हैं तो मेरे नाना जी भी हैं, आप बताइए, आप इसके बारे में कुछ अपनी तरफ से सलाह दीजिए। ऐसा है कि ये यहीं पे पैदा हुआ हमारे यहाँ ही, और हमारी वाइफ ने उनका पालन पोषण किया है, और मतलब हम लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। हम भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, वाइफ भी हमारी गवर्नमेंट सर्विस थी, तो ये अक्सर चला जाया करता था हॉस्पिटल में, हम लोग वहीं रहते थे। तो सफाई हो रही है, ये हो रहा, तो भैया नाना ये क्या हो रहा है, भैया डीएम साहब आने वाले हैं, तो नानी ने तुमको भी ऐसे करना है, इंस्पेक्शन करना है। और हम लोग दिली इच्छा थी, हालांकि वो तो एक्सपायर हो गई, वो अपने मतलब वो है इच्छा लेकर के वो चली गई, लेकिन जहाँ भी होंगी वहाँ से वो देख रही होंगी कि हमारा नाती आईएएस हो गया है। जी, धन्यवाद। देखिए, बहुत खुशनसीब है, पिताजी हैं, नहीं तो उनसे सवाल मैं करता। बाढ़ई पूत पिता की धर्मी जो मेरे यहाँ कहा जाता है, कुछ पुण्य ऐसा रहता है, गार्जियन का रहता है, आपका रहा, माता जी का रहा, जो आपका बच्चा इस मुकाम पे है। उत्कर्ष बड़े सौभाग्यशाली है। नाना जी को याद रखिएगा, हमको भी याद रखिएगा।